अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इसराइली फौज ने गजा को चारों तरफ से घेर लिया। इसराइली फौज के सरबराह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दूसरे महाजों पर भी हमला करने के लिए हैं तैयार। हमास ने इसराइल को साथ देने वालों को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, इसराइल की हिमायत करने वाला हर शख्स और हर मुल्क फलस्तीनियों के कत्ल में है बराबर का शरीक। इसराइल के खिलाफ बहरीन ने उठाया कड़ा कदम। इसराइल में मौजूद अपना सफीर वापस बुला लिया। सऊदी अरब ने फलस्तीनी अवाम के लिए चंदा मुहिम का किया आगाज। 50 मिलियन रियाल किए डोनेट। हमास के हमले पर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का आया बयान। कहा, 7 अक्टूबर पर इसराइल में जो हुआ वो दहशतगर्दी की हरकत। इलाके में जारी लड़ाई के खात्मे के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को बताया जरूरी। राहुल गांधी की जानिब से मजलिस को बीजेपी के हाथों बिक जाने के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्दअमल। कहा, मैं टोपी पहनता हूं, दाढ़ी रखता हूं, इसीलिए राहुल गांधी मुझ पर लगा रहे हैं ऐसा इल्जाम। और बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर अलविश यादव के खिलाफ केस दर्ज। रेव पार्टी में फॉरेन लड़कियां और सांप का जहर सप्लाई करने का इल्जाम, हो सकती है गिरफ्तारी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फौज के तर्जुमान डेनियल हगारी ने ऐलान किया है कि गजा शहर को चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसराइली अफवाज ने गजा शहर का मुहासरा मुकम्मल कर लिया है और हमारा मकसद हमास की तहरीक को ख़त्म करना है। इसके अलावा इसराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हलवी ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरे महाजों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इसराइली अफवाज गजा शहर की सरजमीन पर मौजूद है और कई अतराफ से इसका मुहासरा कर रही है। हलवी ने कहा कि जब अस्पताल खत्म हो जाएंगे तो हम गजा के ज़ेरे कंट्रोल ईंधन की मुंतकली की इजाज़त देंगे। दूसरी जानिब हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि गजा को इसराइल के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। उधर हमास ने कहा है कि इसराइल गजा के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर वाइट फास्फोरस जैसे ममनुआ हथियार इस्तेमाल कर रहा है और हम समझते हैं कि अमेरिकी इंतज़ामिया, हर मुल्क और हर वो शख्स जो इसराइल की हिमायत करता है गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में वो बराबर शरीक है। सऊदी खबर रसाई इदारे के मुताबिक उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों से भी कम वक्त में गजा में कत्लेआम की 3 कार्रवाइयाँ की, जिसमें तकरीबन 1000 अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए। उसामा हमदान ने कहा कि जारिया इसराइली बमबारी की वजह से गजा में सेहत के शोबे पर बहुत ज़्यादा दबाव है। गजा में सेहत की सूरत हाल तबाहकुन है, वहाँ अभी तक ज़रूरी सामान तक नहीं पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल का ये कहना झूठ है कि हमास के मज़ाहमती कारकुनों ने अस्पतालों में अपने लिए मकामात मुख्तस कर रखे हैं। उसामा हमदान ने कहा कि हम जंग के बाद गजा के मुस्तक़बिल के मुताल्लिक़ बात करने वाले किसी भी बयान को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा जंग आसानी से ख़त्म नहीं होगी। इसराइल पर शदीद हमले की धमकी देने के बाद अब लबनान की अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को अल्टीमेटम दिया है। हिज़्बुल्लाह की सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को आज जुमा तक जंगबंदी का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सीज़ फायर ना हुआ तो जंग में वो डायरेक्ट शामिल हो जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक इसराइल की गजा पर जारियत के नतीजे में मशरक़ वस्ता पर बड़ी जंग के साए मंडलाने लगे हैं। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को जंगबंदी के लिए जुमा तक का अल्टीमेटम दे दिया है। तर्जुमान हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि सीज़ फायर ना हुआ तो जंग में बराह रास्त शामिल हो जाएंगे। याद रहे, यमनी फोर्स भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रही है। यमन ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत के अज़्म का इजहार किया था।
गजा में हमले करके मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाने वाले इसराइल के खिलाफ बहरीन ने कड़ा कदम उठाया है। बहरीन के ऐवान नुमाइंदगान ने ऐलान किया कि इसराइल से बहरीन के सफ़ीर को वापस बुला लिया गया है और इसराइल के साथ माशी ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया गया है। बहरीन के ऐवान नुमाइंदगान ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में तस्दीक की कि इसराइल में तैनात बहरीनी सफ़ीर को वापस बुला लिया गया है और इसराइली सफ़ीर ने भी बहरीन छोड़ दिया है। बयान में मजीद बताया गया कि इसराइल के साथ फाइनेंशियल रिलेशंस यानी माशी ताल्लुकात भी कट कर दिए गए हैं। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने फ़लस्तीन के लिए 30 मिलियन जबकि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 20 मिलियन रियाल डोनेट करने का ऐलान किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा ने जंग ज़दा फ़लस्तीन के अवाम के लिए चंदा मुहिम का आगाज़ कर दिया और सबसे पहले खुद मजमूई तौर पर 50 मिलियन रियाल चंदा जमा कराया। इसराइल के गजा और मगरबी किनारे में जंगी जारहियत के बाद फ़लस्तीनी अवाम की अद्वियात, खुराक और बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की फराहमी से मदद के लिए अवामी अतियात यानी डोनेशन किंग सलमान सेंटर की साहम वेबसाइट पर जमा की जाएगी। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने ऐलान किया है कि गजा से 1000 ज़ख्मी बच्चों को इलाज की गर्ज से दुबई और अबू धाबी के बड़े अस्पतालों में लाया जाएगा। आलमी खबर रसानी इदारे के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात के सदर ने मजीद कहा कि उन बच्चों के साथ उनके अहल खाना को भी खुशामदीद कहा जाएगा और मुकम्मल इलाज तक ये लोग अमारात में ही क़याम करेंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इसराइल के हक़ दिफ़ा को तस्लीम करते हैं, लेकिन इस हक़ की कीमत पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गजा में जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि आम शहरियों और ख़ास तौर पर बच्चों पर जंग के तबाहकुन असरात पर गहरी तशवीश है। जस्टिन ट्रूडो ने हमास पर भी जोर दिया कि वह इसराइली यरगमालियों को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा करें। जंगबंदी की राह हमवार करने के लिए फ़रीक़ैन की जानिब से मुस्बत कदम उठाने की ज़रूरत है। अमेरिका के मुस्लिम रहनुमाओं ने एक खुले ख़त में लिखा है कि अगर सदर जो बाइडन ने गजा में जंगबंदी के लिए इक़दाम नहीं किया तो वो जो बाइडन के लिए वोटिंग के खिलाफ मुहिम का आगाज़ करेंगे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बास कारकुनों और मुस्लिम रहनुमाओं ने 2023 सीज़ फायर अल्टीमेटम के नाम से एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि अगर जो बाइडन ने गजा में जारी जंग बंद कराने के लिए इक़दाम नहीं किया तो वो लाखों अमेरिकी मुस्लिम वोटरों को जो बाइडन के लिए वोट या फंडिंग रोकने के लिए मुहिम का आगाज़ करेंगे। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इटली की दारुल-हुकूमत रोम में मुनक़दा सीनेट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस कमीशन के जॉइंट सेक्रेटरी सेशन में कहा कि इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के ज़रिए किया गया हमला दहशतगर्दाना हरकत है, लेकिन फिर भी फ़लस्तीन का मुद्दा है जिसका हल किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक बड़ी दहशतगर्दाना हरकत है, लेकिन फिर इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को एक अलग सिमत में ले जाने का काम किया है। मगर हर किसी की यही उम्मीद होनी चाहिए कि इलाके में इस लड़ाई को मामूल नहीं बनने देना चाहिए। इस दौरान जयशंकर ने फ़लस्तीन मुद्दे पर कहा कि फ़लस्तीनी लोगों के ज़रिए सामना किए जा रहे परेशानियों का भी हल होना चाहिए और हमारा मानना है कि इसका हल 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 रियासती हल ही है। तेलंगाना असम्बली इलेक्शन को लेकर एक पार्टी की जानिब से दूसरी पार्टी पर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जारी है।
कांग्रेस कायद राहुल गांधी की जानिब से मजलिस को बीजेपी के हाथों बिक जाने वाले बयान पर MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि राहुल गांधी, आप मेरे पर ये इल्ज़ाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है, मैं टोपी पहनता हूं और मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, इसीलिए मेरे ऊपर पैसे लेने के इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये दाढ़ी रखने वाले और टोपी पहनने वालों के तय आपकी नफरत है, इसलिए आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या गांधी ने 2014 और 2019 के इलेक्शन में हारने के लिए बीजेपी से पैसे लिए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी लिखा कि राहुल गांधी सिर्फ वही दोहरा रहे हैं जो किसी और ने उनके लिए लिखा है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी ने राजस्थान के 25 से ज़्यादा मकामात पर छापे मारे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये छापे मुबैना तौर पर जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की जा रही है। जांच एजेंसी ने जयपुर और दौसा में 25 से ज़्यादा मकामात पर छापेमारी की है। ईडी ने जिन अहदेदारों के घरों पर छापे मारे हैं उनमें PHI डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल के घर भी शामिल हैं। किशोर कुमार, आप पहले ही हंसते थे, का एक बड़ा मशहूर गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती। और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं। मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ, राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी नवल किशोर और बाबूलाल 15 लाख रुपए क्यों ले रहे थे? चिट फंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब ये 15 लाख चीज ही ऐसी है, अजीब सी पनौती है ये 15 लाख। जिसने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया, सीरियसली ले लिया, वो डूबा। अब बेचारे ये 2 अधिकारियों ने भी 15 लाख, और मान लो हमारे मोदी जी ने 15 लाख सच में दे दिए होते लोगों के खातों में, तो ये हमारे जो नवल किशोर जी हैं और बाबूलाल जी हैं शायद नहीं फंसते, कल बच जाते। 15 लाख की पनौती का क्या करें बताइए। अब आप सोचिए कि ये छोटे लेवल के अधिकारी हैं, इनका रेट लिस्ट देखिए 15 लाख, तो इनसे ऊपर क्या दाम होगा, और उसके भी ऊपर जिसके हाथ में ईडी का रिमोट कंट्रोल है उसका क्या रेट होगा। कहीं ना कहीं तो रिमोट है ना ईडी का, हमें भी मालूम है कहां है, आपको भी मालूम है कहां है। तो रेट लिस्ट क्या है ईडी की, ये सार्वजनिक करना चाहिए उन्हें कि साहब 15 लाख ये लेते हैं, 25 ये लेते हैं, और ऊपर जो और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा वो कितने लेते होंगे। हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी करते हैं चुनाव से पहले। हमारे स्टार प्रचारक और बीजेपी के सरकार प्रचारक, ईडी, CBI, इनकम टैक्स, आइए, ये सब इनके सरकार प्रचारक, NCB, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया जाता है कि चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ। ये एक टूल किट है, मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में आपकी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह हमें गिरफ्तार कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे,
केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार? आज देश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है, तुम लोगों के 10 साल से केंद्र में सरकार है, केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, शानदार बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। तुम लोगों ने देश में कितने स्कूल बनाए 10 साल में? एक भी नहीं बनाया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी पूछ रहा है, औरत औरत पूछ। दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका। तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी नहीं बनाया। किस किस की आवाज बंद करोगे तुम लोग? अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग। रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर। रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सतेंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी, उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है, वहां जीतना शुरू कर देते। सीनियर कांग्रेस लीडर और महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम अशोक चव्हाण ने कहा कि चूंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत ने मराठा रिजर्वेशन इशू को हल करने की अपनी तरजीह पूरी नहीं की, इसलिए इस मुद्दे पर आंदोलन ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर लिया है। महाराष्ट्र के साबिक़ सीएम चव्हाण ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को मराठा रिजर्वेशन मुद्दे को हल करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया था और वो अपनी तरजीहात पर खरी नहीं उतर सकी है। आंदोलन भरकटलं असं मी म्हणणार नाही। लोकांची सहनशीलता संपत चाललेली आहे। इतक्या वर्षापासून हा विषय सातत्याने प्रलंबित होत चाललेला आहे आणि त्याच्यामुळे लोकांची सहनशीलता संपलेली आहे, म्हणून हा विषय असं घडू लागलेला आहे। पण शांततेचं आव्हान कराल का? शांततेचं आमची विनंती राहणारच आहे। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस तर्जुमान नासिर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकजी और रियासती सतह पर लाखों ओहदे खाली पड़े हैं, लेकिन हुकूमत भर्ती नहीं कर रही है। डेटा हमारे सामने लगातार आते जा रहा है, कई दिनों से आ रहा है, लेकिन आजकल में भी जो डेटा आया है और उसके मुकाबले में जो सरकार कर रही है वो सब आपके सामने है। 10% जो है बेरोज़गारी का डेटा सबके सामने आया है। कुछ दिन पहले भी जो डेटा आया था वो पिछले 5 साल या उसके पिछले 10 साल में जो है ना सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रहा है, जो लगातार बढ़ते जा रहा है, वो एक तरफ वो डेटा लगातार आ रहे जा रहा है। इंटरनेशनल एजेंसीज़ की तरफ से भी आ रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से आ रहा है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ की तरफ से भी लगातार आते जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार एम्प्लॉयमेंट रोज़गार मेला लगातार लगाते जा रही है। ये हम लोग बार बार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों ने कहा है कि ये जो स्टंट और जो पीआर पॉलिटिक्स जो सरकार करती है, इससे सिर्फ जो है वो चंद नौकरियां जो ऑलरेडी वैकेंसीज हैं, जो सरकारी वैकेंसीज जो कई सालों से जो भरे हुए नहीं थे, हमारे अपोजिशन की तरफ से बेरोजगारी वाला मुद्दा बार बार उठाने के बावजूद ये नए नौकरियों के बारे में कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन पुराने सैंक्शन नौकरियों के बारे में कुछ नहीं कर रही थी। इस बीच में जब उनको लगा कि लोगों में भी, युवाओं में भी ये मुद्दा बहुत फैल चुका है और जो खासकर बेरोजगार युवा बहुत परेशान हैं और इससे काफ़ी हादसे भी देश भर में हुए हैं, जब चल के उन्होंने ये मेला का स्टंट शुरू किया। जो अवेलेबल वैकेंसीज हैं, जो वैकेंसीज हैं, उसमें कुछ
कुछ वैकेंसीज को भरने का काम किया है। अब वो जो काम कर रहे हैं उससे ये युवाओं को जो मलहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके घाव जो हैं, जो उनको नौकरियां नहीं मिल रहे हैं, उस पर नमक छिड़कने का काम है लगातार कर रहे हैं। ये जो 30 लाख की हम कह रहे थे कि वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में है और 30 लाख वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हैं, ये 60-65 लाख वैकेंसीज जो हैं उसमें जो भरने का एक काम सरकार नहीं कर रही है, या भाजपा शासित स्टेट्स में भी जो नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में जो लगातार पार्लियामेंट में हम लोग ये बात उठा रहे थे, तो मोदी जी की तरफ से ना कोई उसका रिप्लाई आता था, ना केंद्र मंत्रियां जो वहां बैठा करते थे उनकी तरफ से भी कोई उसको लेकर कोई जवाब आ नहीं रहा था। बार बार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो या सरकार के स्पोक्स पर्सन हो या वित्त मंत्री खुद हो, लगातार ये कहते थे जो आंकड़े आ रहे हैं ये फर्स्ट हैं, ये आंकड़े गलत आंकड़े हैं। तो आखिरकार सही आंकड़े क्या हैं वो सरकार हमारे सामने लेके आए। तो ये अभी जो ये नौकरियां नहीं दे रहे हैं, इससे उन तबकों को, खासकर SC, ST, OBC जिनको रिजर्वेशन मिलता है, जो अश्योर्ड नौकरियां हैं, जो गारंटीड नौकरियां हैं, जो जिसके भरने से कम उनको कुछ अश्योर्ड नौकरियां मिल सकते हैं, सबसे ज्यादा मार उन पे पड़ता है। ये बात हम लोग लगातार उठाते आए हैं, लेकिन ये सरकार कुछ इससे कर नहीं रही है। इससे बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई कितनी बढ़ रही है, गरीबी कितनी बढ़ रही है, अब तमाम लोगों के सामने है। बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव पर लड़कियां सप्लाई करने और रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की गई है। दरअसल नोएडा पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने 5 सपेरे गिरफ्तार किए हैं, जिनके पास से 5 कोबरा और कुछ पॉइजन बरामद हुआ है। सपेरों ने बताया कि वो एल्विश यादव को स्नेक बाइट सप्लाई करते थे। बीजेपी लीडर मेनका गांधी की NGO की जानिब से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने जब रेव पार्टी में सांप का जहर और फॉरेन लड़कियों को सप्लाई करने के इल्जाम में गिरफ्तार 5 मुलजमीन से पूछताछ की तो उन्होंने यूट्यूबर एल्विश यादव की गैंग से जुड़े होने की बात कही। इस गैंग के कब्जे से 9 सांप और सांपों का जहर मिला है। इस दरमियान दिल्ली वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने एल्विश यादव पर लगे फॉरेन लड़कियां सप्लाई करने के इल्जाम पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इस आदमी को हरियाणा का CM स्टेज से प्रमोट करता है। एक तरफ साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं और हरियाणा हुकूमत ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर फहश बयानबाजियां मिलेंगे, गाली गलौज दिखेगा। वोट के लिए लीडर कुछ भी कर सकते हैं। काबिल जिक्र है कि हरियाणा बीजेपी के CM मनोहर लाल खट्टर ने एल्विश यादव के बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद उनसे मुलाकात की थी और मुबारकबाद दी थी। और अब बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइली फौज ने गजा को चारों तरफ से घेर लिया। इसराइली फौज के सरबराह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दूसरे महाजों पर भी हमला करने के लिए हैं तैयार। हमास ने इसराइल को साथ देने वालों को बनाया तनकीद का निशाना। कहा इसराइल की हिमायत करने वाला हर शख्स और हर मुल्क फलस्तीनियों के कत्ल में है बराबर का शरीक। इसराइल के खिलाफ बहरीन ने उठाया कड़ा कदम। इसराइल में मौजूद अपना सफीर वापस बुला लिया। सऊदी अरब ने फलस्तीनी अवाम के लिए चंदा मुहिम का किया आगाज। 50 मिलियन रियाल किए डोनेट। हमास के हमले पर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का आया बयान। कहा 7 अक्टूबर पर इसराइल में जो हुआ वो दहशतगर्दी की हरकत इलाके में जारी लड़ाई के खात्मे के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को बताया जरूरी। राहुल गांधी की जानिब से मजलिस को बीजेपी के हाथों बिक जाने के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा मैं टोपी पहनता हूं, दाढ़ी रखता हूं, इसीलिए राहुल गांधी मुझ पर लगा रहे हैं ऐसा इल्जाम। और बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज। रेव पार्टी में फॉरेन लड़कियां और सांप का जहर सप्लाई करने का इल्जाम, हो सकती है गिरफ्तारी।
वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।